अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीगेट सप्लाई। कौन सा टॉपिक? एग्रीगेट सप्लाई। आपको बहुत ही ध्यान से फोकस करके सुनना है बच्चों। हमने अब तक कंप्लीट किया व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, अब हम शुरू करेंगे व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। ध्यान दोगे ना? मजा आ रहा है बच्चों? इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा। एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड में पढ़ा कि टोटल होता है, टोटल डिमांड होती है बाय ऑल द सेक्टर्स। सर डिमांड सभी करते हैं, सप्लाई सभी नहीं करते। डिमांड सभी करते हैं, सप्लाई सभी नहीं करते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या था? टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द सेक्टर्स। वो सेक्टर जो प्लान कर रहे हैं खरीदने का अपनी दी हुई इनकम पे, वो एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? सर सप्लाई मतलब कि टोटल प्रोडक्शन। सुनना ध्यान से, एग्रीगेट सप्लाई को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, सुनना ध्यान से। It refers to it refers to the total production, ध्यान देना, total production of goods and services, total production of goods and services by all the, अब मैं सेक्टर नहीं लिखूंगा, by all the firms in the economy, by all the firms in the economy at a given period of time। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? कितना प्रोडक्शन किया किसने? सर प्रोडक्शन कौन करता है? फर्म्स। इकोनॉमी के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी फर्म्स हैं उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया गुड सर्विस का, उसे बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। इसको हम बोल सकते हैं आउटपुट ऑल्सो। क्या बोलते हैं? आउटपुट ऑल्सो, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड। या फिर इसको बोल सकते हैं हम नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। अब सुनना क्यों बोलते हैं, इसका लॉजिक बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली बात, एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है? मैंने आपको बताया, इट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन। सबसे पहली बात किसका? गुड्स एंड सर्विस का। किसने किया? बाय ऑल द फर्म्स। सेक्टर मत लिख देना, सभी सेक्टर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्म्स का काम है प्रोडक्शन करना, फर्म्स ही करेंगे। जिसका फंक्शन है उसे करने दो ना बच्चों। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द फर्म्स। उसके बाद अगर आपसे पूछते हैं, अगर आपसे पूछते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, तो आप क्या बोलोगे? इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि एग्रीगेट सप्लाई को मैंने वाई क्यों बोला, हमने एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम क्यों बोला, इनकम क्यों बोला। मेरी बात समझना बच्चों। अब 10 सेकंड ध्यान दे दो, ध्यान से सुनो। एएस क्या था? सर एएस था टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल प्रोडक्शन से जो आप लोगों ने इनकम जनरेट की, आप लोगों ने नहीं, जितने भी फॉर्म्स हैं प्रोडक्शन करके जो इनकम जनरेट की, उस इनकम में से, उस इनकम जनरेट में से क्या किया होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद ली होगी। सर प्रोडक्शन बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तो नहीं होता ना। जो फर्म्स ने प्रोडक्शन किया वो कैसे किया? फर्म्स ने प्रोडक्शन किया विद द हेल्प ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन सबको देना नहीं क्या कुछ? सर जो इनकम जनरेट करी, टोटल प्रोडक्शन से क्या जनरेट होगी? इनकम। उस इनकम में से लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, ये सब निकाल लिया जाएगा। अब मेरी बात सुनना, सम टोटल ऑफ दीज इनकम, यानी कि सम टोटल ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन्हें बोलते हैं फैक्टर इनकम। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है, आप नेशनल इनकम कर चुके हैं। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। इसलिए बच्चों मैं एएस को अल्टीमेटली क्या बोलूंगा? नेशनल इनकम, मतलब कि वाई। तो फिर से बताता हूं, जितना प्रोडक्शन किया फर्म्स ने, उस प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट हुई, उस इनकम जनरेटेड में से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट की गई। क्या डिस्ट्रीब्यूट की गई? फैक्टर इनकम्स। उन फैक्टर इनकम को जोड़ के मुझे क्या मिलेगा? नेशनल इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई को मैं बोलता हूं किसके बराबर? नेशनल इनकम के बराबर। अगर आपको इतना बड़ा लॉजिक नहीं समझना,
इतना बड़ा लॉजिक नहीं समझना तो सिंपल सी बात है यार, जितना प्रोडक्शन आप लोगों ने किया, जितना प्रोडक्शन फर्म्स ने किया ऑल ओवर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी आउटपुट प्रोड्यूस हुई उससे क्या जनरेट होगी, इनकम। तो एएस इक्वल टू इनकम, इन शॉर्ट ऐसे याद कर लो, आपको याद नहीं होता तो आपकी इनकम के दो हिस्से होंगे, आपकी इनकम के दो हिस्से होंगे। आप इनकम में से करोगे कंजम्पशन और कंजम्पशन के बाद कुछ बचाओगे तो उसे बोलेंगे सेविंग्स। और हम साइकोलॉजिकल लॉ पढ़ रहे हैं सर। साइकोलॉजिकल लॉ मतलब इंसान क्या चाहता है, क्या सोचता है, उसकी साइकोलॉजी क्या कहती है, उसका बिहेवियर क्या कहता है। तो बिहेवियर यही कहता है कि इनकम में से कुछ खाऊंगा और बाकी बचाऊंगा फॉर फ्यूचर। तो कंजम्पशन भी करोगे, सेविंग भी करोगे, मान के चलो। तो इनकम के यानी कि एग्रीगेट सप्लाई के कितने कंपोनेंट हुए सर, दो कंपोनेंट हुए, सी प्लस एस। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, और वी कैन से दैट income is equals to C plus S, consumption plus saving, because AS equal to Y ना। तो इनकम के कंपोनेंट बोल लो या एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट बोल लो, दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, C प्लस S। दो ही कंपोनेंट है, चार नहीं है। So what is aggregate supply? फिर से पढ़ते हैं, what is aggregate supply? It refers to total production of goods and services by all the firm in the economy at a given period of time. कंपोनेंट दो हैं, कंजम्पशन और सेविंग। कंजम्पशन क्या होता है हमने सीख लिया सर, कंजम्पशन क्या होता है, जितना हमने खर्च किया कंज्यूमर गुड्स पे आउट ऑफ इनकम उसे बोलेंगे कंजम्पशन। इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, पर कंजम्पशन इनकम से कम रेट से बढ़ेगा। और सेविंग क्या है, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, जिसे हमने खर्च नहीं किया वो बचा लिया, वो सेविंग है। तो इनकम के दो भाग हो गए, एएस के दो भाग हो गए, सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब बनाएंगे टेबल और डायग्राम, किसका, एग्रीगेट सप्लाई का। मीनिंग तो कर लिया हमने, अब तक पढ़ा बच्चों एडी क्या होता है, कंजम्पशन, फंक्शन और इन्वेस्टमेंट, अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, सबको जोड़ के बनता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर इज एग्रीगेट डिमांड। लेकिन मेन कंपोनेंट जो है वो क्या है, सी प्लस आई, क्योंकि टू सेक्टर मॉडल हम पढ़ रहे हैं। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कंपोनेंट यहाँ पे दो है, एएस के सी प्लस एस, क्योंकि एएस को हम इनकम के बराबर बोलते हैं, तो इनकम के दो ही भाग होंगे, सेविंग्स या फिर कंजम्पशन। करेक्ट। अब आते हैं टेबल और डायग्राम पे। तो टेबल में सबसे पहले क्या है बच्चों, हम बनाएंगे कॉलम किसका, इनकम का। मैंने बोला था जो टेबल में पहली टेबल मैंने बनाई वही टेबल हर टॉपिक में पूरे चैप्टर नंबर 7 में चलेगी। तो अब भी सेम टेबल में फिर से बनाऊंगा इनकम यानी कि वाई। दूसरा कॉलम बनेगा आपका कंजम्पशन का, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई निकालनी है तो कंजम्पशन प्लस सेविंग करना पड़ेगा, और कंजम्पशन है तो सेविंग निकल पाएंगी। क्यों, क्योंकि इनकम में से जो खर्च हो जाता है, जो बचता है वही तो सेविंग होता है। तो इनकम में से आप क्या माइनस करोगे कि सेविंग आ जाए, तो इनकम में से आप कंजम्पशन माइनस करोगे तो आपकी सेविंग आ जाएंगी। तो इनकम कितनी ली थी हमने सर, 0 से लेके 500 तक, 500 तक आपने इनकम ली थी। सेम हाइपोथेटिकल अजम्पशन बेस्ड टेबल आप बना रहे हो, आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन आपका खर्चा आपकी इनकम से कम बढ़ेगा। आपकी इनकम जीरो है या लो इनकम है तो आपका खर्चा जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज सम पार्ट ऑफ इनकम हमें अगर नहीं हमारे पास है तो भी हम खर्चा करते हैं, क्योंकि खर्चा बेसिक नीड्स पे होता है, सर्वाइवल पे होता है। चाहे कहीं से भी करें, चाहे उधार लें, चाहे पुरानी सेविंग यूज करें, तो खर्चा हम तो करेंगे। उस खर्चे को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दैट इज मैंने लिया था 10। उसके बाद मैंने इनकम 100 से बढ़ाई, खर्चा 100 से नहीं बढ़ सकता, कुछ सेव भी करूंगा। तो खर्चे को मैं 90 से बढ़ा के चल रहा था, तो 100, 190, 280, 370 और 460। उसके बाद सेविंग निकालनी है। सेविंग का फॉर्मूला, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो। ये फॉर्मूला आप भूलेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं सर, कंजम्पशन में से इनकम माइनस कर देते हैं। अरे भैया, कंजम्पशन में से इनकम माइनस कैसे करोगे, इनकम में से आप खर्चा करते हो ना, तो इनकम में से खर्चा घटाओ और सेविंग निकालो। इनकम माइनस कंजम्पशन करेंगे। अब मेरी बात सुनना, ऐसा खर्चा जो लो लेवल ऑफ इनकम पे होता है
उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, डिनोटेड बाय सी बार। अब ये खर्चा आप कहां से करोगे? ये खर्चा आप पुरानी सेविंग में से करोगे। बच्चा पूछता है सर पुरानी सेविंग नहीं है तो आप उधार लोगे, लेकिन करोगे जरूर ये खर्चा। ठीक है, तो इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। आपकी इनकम 0, खर्चा 10, तो आप नेगेटिव में। -10 आपकी सेविंग है, ये शो करता है डिस सेविंग्स। क्या शो करता है? डिस सेविंग्स। अब आपकी इनकम 100, खर्चा भी, जितना कमाया उतना उड़ा दिया, जितना कमाया उतना ही उड़ा दिया, तो सेविंग इक्वल टू 0। उसके बाद इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो आप सेविंग करनी शुरू करें। कीन्स की लॉ गलत नहीं हो सकती। अगर कीन्स की लॉ गलत होती तो हमें ये 3 स्टेज ना मिलती। सर कौन सी 3 स्टेज की बात कर रहे हो? सर देखो, पहली स्टेज में आपको क्या दिख रहा है कि आपका जो खर्चा है वो इनकम से बड़ा है। दूसरी स्टेज में क्या दिख रहा है? आपका खर्चा इनकम के बराबर है। तीसरी स्टेज में क्या दिख रहा है? आपका खर्चा कम है, इनकम ज्यादा है। आपको 3 स्टेज मिल जाती हैं सर। इसी वजह से आपको मिलती है 3 स्टेज। आपकी सेविंग नेगेटिव, 0, उसके बाद पॉजिटिव सेविंग। तो कीन्स की साइकोलॉजिकल लॉ जो है कंजम्पशन की, इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन इनकम से कम बढ़ेगा, वो सही प्रूव होती है, क्योंकि आपके पास 3 लेवल आ गए जो हर बंदे की लाइफ में होते हैं। तो सेविंग्स और कंजम्पशन, सी और एस दोनों का आप प्लस करेंगे, आपको मिलेगा एएस। निकाल लेते हैं सर। तो 10 और -10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100। उसके बाद 190 प्लस 10 इज इक्वल टू 200। देन 280 प्लस 20 300, 370 प्लस 30 400, 460 प्लस 40 500। अब ध्यान से देखो, जो आपका एएस है वही आपका वाई है। आपको बोला था ना कि एएस और वाई बराबर होते हैं, ये आपको दिख रहा है। जो एएस है वही वाई है। तो आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। अब आप बनाएंगे डायग्राम। क्या बनाएंगे बॉस? डायग्राम। तो डायग्राम में आपको दिखाना है कौन सा कर्व? एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और एग्रीगेट सप्लाई दिखाने के लिए आपको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना पड़ेगा इनकम को, और वाई एक्सिस पे प्लॉट करना पड़ेगा एग्रीगेट सप्लाई। ये आपको भूलना नहीं है कि कौन से एक्सिस पे क्या लेना है। ठीक है बॉस? तो अब सबसे सिंपल तरीका क्या है सुनना। आपका एएस हो या इनकम हो, आप कोई भी प्लॉट कर लो, दोनों सेम ही, तो आप एक ही प्लॉट कर पाएंगे क्योंकि दोनों सेम ही है। एएस शुरू हो रहा है 0 से, इनकम भी शुरू हो रही है 0 से। इनकम भी 100, एग्रीगेट सप्लाई भी 100, मतलब हर जगह 100, 200, 300, 400, 500, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ध्यान देना, कौन सा कर्व कैसे बनेगा पता कैसे चलेगा? आपको टेबल देखनी पड़ेगी। आपका इनकम कर्व स्टार्ट है 0 से, तो ऑब्वियसली बात है 0 से शुरू होगा ओरिजिन से। 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह से बन रहा है। तो आपका एएस और income curve is upward sloping starting from point of origin and make 45 degree angle। ऐसा क्यों? इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, ध्यान से सुनिएगा कि एएस को या इनकम कर्व को 45 डिग्री लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर पॉइंट पे 100, 200, 300, 400, हर पॉइंट पे C प्लस एस इक्वल टू वाई होगा। हर पॉइंट पे C प्लस एस वाई होगा। और वैसे भी 90 डिग्री एंगल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया इनकम कर्व ने, कुछ कंजम्पशन है कुछ सेविंग है, इसलिए कौन सा कर्व है? 45 डिग्री एंगल कर्व है। इसलिए बोलते हैं एएस को 45 डिग्री लाइन, या फिर इनकम को बोल सकते हैं 45 डिग्री लाइन। ठीक है, अब एएस ही वाई है क्योंकि एएस और वाई कोइंसाइड एक साथ चल रहे हैं। जो टेबल में वैल्यू इनकम की वही एएस की है, तो दोनों कर्व एक ही होंगे, एएस और वाई। तो आपको इसमें 2-3 कर्व नहीं बनाने एज लाइक एडी, यहाँ पे आपको एक ही कर्व बनाना है, दैट इज एएस, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आपको अगले टॉपिक, आने वाले टॉपिक में मैं बार बार पूछूंगा एएस की शेप क्या होती है बोलो, इनकम की शेप क्या होती है बोलो, एडी की शेप क्या होती है बोलो, कंजम्पशन कर्व की शेप क्या होती है बोलो। ये काम आएंगी, तो शेप को याद रखो बच्चों। एडी की शेप फिर से दिखा देता हूं आपको। एग्रीगेट डिमांड की शेप क्या होती है? इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आपको एक काम करता हूं, मैं कंजम्पशन कर्व को अलग से बना के दिखाता हूं। देखो, कंजम्पशन कर्व को अलग से बना के दिखाता हूं, ध्यान देना। ये आपका एक्स वाई एक्सिस बन गया, करेक्ट है बॉस? आपने क्या किया? टेबल में देखा
कि कंजम्पशन शुरू कहां से हो रहा है? सर मेरा कंजम्पशन 10 से शुरू हो रहा है, इनकम 0, खर्चा 10 होगा, बेसिक नीड्स पे होगा, उसके बाद 90-90 से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। मैं कंजम्पशन कर्व बनाऊं कैसे? तो कंजम्पशन शुरू कहां से? आप ये सोचो, आप एक्स पे लेते हो इनकम और वाई एक्सेस पे लेते हो आप कंजम्पशन। अगर आप सिर्फ कंजम्पशन कर्व बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप क्या लोगे? कंजम्पशन। आप एडी नहीं बना रहे, सिर्फ कंजम्पशन कर्व बना रहे हो, 1 मिनट के लिए मान के चलो। तो आपका कंजम्पशन शुरू है 10 से, तो ऊपर से शुरू हो रहा है, 90-90 से बढ़ रहा है, ये आपका कंजम्पशन कर्व बन गया। सो सिंपल। कई बच्चे कंजम्पशन कर्व को ओरिजिन से बना देते हैं। अरे भैया, ओरिजिन मतलब 0। क्या आपका कंजम्पशन 0 था? नहीं, 10 था। मिनिमम तो था ही था कुछ ना कुछ, चाहे 50 हो चाहे 70 हो, कुछ भी हो, 0 से शुरू नहीं होगा। ये गैप किस चीज का है यार? ये गैप किस चीज का है? इनकम 0, खर्चा आपका था 10, ये गैप 10 का ही तो हुआ। यहाँ 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। लो लेवल ऑफ इनकम पे जो भी खर्चा हो रहा है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये गैप जो होता है भैया, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन का होता है, सी बार का होता है, दिखाना पड़ेगा। तो कंजम्पशन कर्व कभी भी 0 से शुरू नहीं होगा, ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम अबव द ओरिजिन, ये आपका कंजम्पशन कर्व है, ध्यान देना। इनकम कर्व शुरू होता है ओरिजिन से, आगे बात करेंगे उसकी। तो कंजम्पशन कर्व की शेप ये होती है बच्चों, समझ में आ गई? चलो, इसके बाद हमने एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग पढ़ लिया, कंपोनेंट्स पढ़ लिए, टेबल भी ध्यान दे दी, डायग्राम भी बन गया। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? इन द अबव डायग्राम एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो 45 डिग्री लाइन है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। एट एवरी पॉइंट ऑन दिस 45 डिग्री लाइन y इक्वल टू सी प्लस एस होगा, क्योंकि इनकम के दो भाग हैं, इधर कंजम्पशन और सेविंग। करेक्ट है बॉस? इसके बाद अब आता है अगला टॉपिक, नया टॉपिक, कंजम्पशन फंक्शन। बड़े काम का टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 से 4 नंबर का टॉपिक, हर टॉपिक में काम आने वाला टॉपिक। तो समझ जाओ मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हमने किया व्हाट इज एडी एंड एएस। व्हाट इज एडी एंड एएस, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, सब समझा दिया। अगली क्लास में शुरू करेंगे व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन के टाइप्स भी हैं, उन टाइप्स के डायग्राम टेबल भी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी हैं जिन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन नेक्स्ट क्लास में, सेविंग फंक्शन उससे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन, देन क्लास ओवर, चैप्टर ओवर। तो आज जो भी किया बेसिक किया, इस बेसिक को बड़े अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। बेसिक नहीं पढ़ा तो आगे आने वाला कुछ समझ में नहीं आएगा। और हर बार नोट्स बनाओ, मैंने सब लिख के दिया आपको, यहाँ लिख कर समझाया, तो आप भी लिख कर करो, नोट्स में से लर्न करो, प्रैक्टिस करो, डायग्राम को बार बार बनाकर देखो, हर चीज का लॉजिक माइंड में रखो। रटोगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब नॉट रटाफिकेशन, मैक्रो इज कंसेप्ट। तो कंसेप्ट की तरह पढ़ो, समझ में आएगा। इतना ही करेंगे आज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।